हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 15 नवंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। देखिए, आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे। पहला है द शेप ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पाई मस्ट चेंज। अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा पॉलिटी प्लस इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। दरअसल में ना ये बात हो रही है ईडब्ल्यूएस की और उसको थोड़ा लिंक किया गया है इकोनॉमी के साथ, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है। दूसरा हमारा एडिटोरियल है नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन की बात करी जा रही है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है हमारे मेंस के लिए। एंड थर्डली थोड़ा टीबी गाइडलाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो उसको भी एक बार क्विकली देख लेंगे। ये थोड़ा छोटा सा ही आर्टिकल है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। उससे पहले देखो, आज की कोट ऑफ द डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच द वुमेन हैव अचीव्ड। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अब देखो, भारत की बात करें अगर हम, तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि हिस्टोरिकली वुमेन को शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए। आज भी हम जब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है ना, तो कोशिश करी जा रही है कि वुमेन को और आगे लेकर आया जाए, ठीक है ना, उनको एम्पावर किया जाए। पर कहीं ना कहीं तब भी आज भी हमें ना कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग। और ये सारी चीजें ना, आप चाहे जनरल स्टडीज पेपर वन सोसाइटी देख लो, जीएस 2 में भी देखने को मिलता है, जीएस 4 में भी देख लो, और एसए में, हर जगह आप ये वुमेन कॉरस्पॉन्डिंग चीजें यूज कर सकते हो। जैसे समझाता हूँ क्या प्रोग्रेस हमारी बची हुई है। आप देख लो अलग अलग डायमेंशंस। जैसे आप चल लीजिए, मान लो इकोनॉमिक डायमेंशन देख लीजिए। आपको देखने को मिलता है कि अगर मेन है और वुमेन है, वो अगर सेम काम भी करते हैं ना, तो वुमेन को सैलरी कम मिलती है। या फिर कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो सिर्फ वुमेन के लिए बना दी, जैसे नर्स हो गया, ठीक है, या फिर आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब देख लीजिए, या फिर आप कई बार एयर होस्टेस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मेल नहीं होते यहाँ पर जनरली कम देखे जाते हैं। इनको पिंक कॉलराइजेशन बोल देते हैं। तो मेल और फीमेल के बीच में ना इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर हमें देखने को मिलता है कि वुमेन के कॉरस्पॉन्डिंग उतनी प्रोग्रेस शायद नहीं देखने को मिली। राइट, जो जॉब्स है कुछ ऐसी मेल के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा मानी जाती हैं। उसी तरह से पॉलिटिकल डायमेंशन में भी देख सकते हो, आज के टाइम पर भी सिर्फ 14% वुमेन ही हैं जो लोकसभा में करंटली एमपी हैं। होना कितना चाहिए था, 50%, पर है कितनी, 14%। तो अगर देखो इनकी पॉलिटिकल वॉइस, मतलब इनकी आवाज ही हम संसद में नहीं रखेंगे, तो इनके रिगार्डिंग पॉलिसीज कैसे बन पाएंगी। तो पॉलिटिकल प्रोग्रेस भी अभी हमें और अचीव करने की जरूरत है। उसी तरह से आप देख लीजिए एजुकेशन की साइड में भी, ठीक है ना। यहाँ पर आप मेल और फीमेल की इंडिया में लिटरेसी लेवल को कंपेयर कर लीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि मेल की लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू फीमेल। नियरली 18-19 परसेंटेज का यहाँ हमें फर्क देखने को मिलता है। तो काफी यहाँ पर भी हमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिली है। हेल्थ में देख लो, ठीक है ना, आप सभी जानते हो वुमेन की कुछ स्पेशल हेल्थ नीड्स होती हैं, पर क्या हम उनको कवर कर रहे हैं, शायद नहीं। ठीक है, जैसे आप देख लो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी हाई है, ठीक है। ऑल्दो हमने अच्छा काम किया है, बट अभी भी हम अपने टारगेट से अभी दूर है। उसी तरह से वुमेन, नियरली 50% वुमेन इंडिया में अनीमिया से पीड़ित है। तो इस तरह के इश्यूज डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि अभी भी हमारी वुमेन को और प्रोग्रेस करने की हमारी जरूरत है। हमारे एफर्ट्स और होने चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, ठीक है ना। नई नई पॉलिसीज इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली गवर्नमेंट काम कर रही है, पर और भी काम किया जा सकता है। तो इसको आप चाहे जीएस 1 में यूज कीजिए, जीएस 2 में, जीएस 4 में, या एसए के पेपर में भी अपने यूज किया जा सकता है। इवन 2020 में भी एक एसए आया था, वहां पर भी कुछ डायमेंशन इसकी यूज करी जा सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल क्या है, शेप ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पाई मस्ट चेंज। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर एरिया के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर राइटर क्या बात करते हैं, राइटर बात करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा के रिगार्डिंग हमने ना रिजर्वेशन दिया है, बहुत सारे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन उठ गए हैं। और कोर्ट के रिगार्डिंग देखो, और भी इसके रिगार्डिंग फिर फर्दर मैटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी पिटिशंस जा रही हैं कि ये क्या कैसे कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आप एक चीज रियलाइज करो, पहले ना हमने एक सीलिंग लगा रखी थी 50% की, कि रिजर्वेशन ना 50% से ज्यादा नहीं होगा। पर अब हमने इस रिजर्वेशन की लिमिट को भी क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया। हम 50% से भी ऊपर जा चुके हैं। तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अब इंडिया में मेजोरिटी लोग क्या हैं, वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। समझने की कोशिश करना। मान लो कि रिजर्वेशन ना 55% है, ठीक है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं सिंपली। और तो बाकी ओपन के लिए कितना बचा, 45। तो जितने लोगों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो ज्यादा है, और जितने लोगों को नहीं मिल रहा उसका वो कम है। और हम रिजर्वेशन देते किसको हैं, या अफर्मेटिव एक्शन किसको देते हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं।
तो क्या इंडिया में ऐसा है कि मेजॉरिटी से भी ज़्यादा लोग डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं? ये बहुत ही मेजर क्वेश्चंस रेज़ करता है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, ऐसा राइटर का मानना है। देखो, यहाँ पर तो ये बात होगी कि जो हम ना ये जो 45% है इनसे पैसा लेकर इनको दे रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। जनरली होता क्या है, हम मेजॉरिटी से कोई चीज़ लेकर माइनॉरिटी को देते हैं, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नंबर इतना कम हो गया है ना कि माइनॉरिटी से लेके चीज़ें मेजॉरिटी को दी जा रही हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क थोड़ा रेज़ करता है कि क्या हम किस तरह से वर्किंग कैसी चल रही है? क्या हमारे ये जो ना देखो मेजर ना क्वेश्चन हम यहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन पे वर्क करने लग जाते हैं कि इसको रिजर्वेशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। पर ये मुद्दा ना राइटर बोल रहे हैं ये इकोनॉमिक मुद्दा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल। किस सेंस में? देखो जब तक ना देखो आप देखो जब तक हमारे यूथ के पास अच्छी जॉब्स नहीं होंगी, ठीक है ना? अच्छी एजुकेशन नहीं होंगी, अच्छे स्किल्स नहीं होंगे, उनके पास अच्छा हेल्थ केयर नहीं होगा, तो कहीं न कहीं इस तरह की डिमांड्स उठती रहेंगी। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत पता क्या है? अपनी इकोनॉमी को सुधारने की। अगर अच्छी जॉब्स मिले उनको, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी हो, प्रॉपर ना मेडिकल बेनिफिट्स मिले, इस तरह की चीज़ें कहीं न कहीं हम करें, तो डेफ़िनिटली इसमें क्या होगा, इसमें तब हमारी ये जो इतना हमारा मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का ये जो क्वेश्चन उठ रहा है या फिर कहीं न कहीं कि रिज़र्वेशन कितनी होनी चाहिए, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग ना कुछ और वर्क कर सकते हैं। तो मुद्दा ना दरअसल में क्या है ये, एक इकोनॉमिक मुद्दा है, ठीक है? उसी तरह से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। आप भी जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी टू ऑल। सबको देखो सब बराबर नहीं है, पर सबको बराबर बनने का या फिर सबको एक तरह से बोल लीजिए सबको आगे प्रोसीड करने का, एक अच्छी डायरेक्शन में मूव करने का डेफ़िनिटली उनके पास एक मौका ज़रूर होता है। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो वर्क भी हमें इसी सेंस में करना चाहिए। पर हो क्या रहा है, वर्ल्ड में बढ़ रही है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। चाहे आप इंडिया की बात कर लो, चाहे आप वर्ल्ड की बात कर लो, चाहे इवन आप ना रिच कंट्रीज़ की बात कर लो, हर जगह इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आपने ऑक्सफैम का डेटा भी देखा हुआ है बार-बार, ठीक है? मैंने भी डिस्कस किया था आपके साथ ही। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर भी ना एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ राइटर बात कर रहे हैं कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। आप सभी जानते हो ईओडीबी के बारे में, ठीक है? पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आया करती थी, पर अब तो उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है? या फिर सस्पेंड किया हुआ है अभी फिलहाल। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जहाँ पर बिज़नेस के कॉरेस्पॉन्डिंग हम उनको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दें। दूसरा आ जाता है ईज़ ऑफ अर्निंग एंड लिविंग, ठीक है ना? वहाँ के सिटीज़न्स की, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनकी किस तरह की ईज़ है, ठीक है ना? ये 2 चीज़ें के बीच में क्वेश्चन आ जाता है। देखो, दोनों के बीच में ना क्वेश्चन मार्क क्यों है? अगर मान लो कि आपने बिज़नेस को ज़्यादा चीज़ें दी, ठीक है ना? बिज़नेस के पास ज़्यादा पावर दी, एक तरह से बोल लीजिए या फिर बिज़नेस के पास आसानी से ये अपॉर्च्युनिटीज़ हो कि किसी को भी वो हायर कर सकें, किसी को भी फायर कर सकें। तो अगर इनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ आएँगी, हो सकता है फिर वो इसके अगेंस्ट वर्क करे, जो लोगों के अगेंस्ट वर्क करे। तो दोनों के बीच में ना एक तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा हम कैपिटलिज़्म की सोच रखते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर हम सोच आ जाती है थोड़ी-सी सोशलिज़्म की। अब देखो कई बार हमारी जो होती है हमारी जो सरकारें होती हैं वो दोनों साइड वर्क करती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार ना जो पॉपुलिज्म है वो यहाँ पर हावी हो जाता है, ठीक है ना? कि किसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना? कि एक रीजन बीइंग कि वोट बैंक एक पॉलिटिक्स भी होती है। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में डेफिनेटली आते ही रहते हैं। अब देखो एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट है थॉमस पिकेटी, इनकी बात करी गई है। इन्होंने देखो बताया हुआ है कि जो यूरोपियन सोसाइटी थी, ठीक है ना? वो किस तरह से डिवाइडेड थी अलग-अलग क्लासेस के अंदर। एक कॉमन क्लास होती थी, एक रिलीजियस क्लास होती थी, एक वॉरियर क्लास होती थी। जैसे ना इंडिया में भी आप जानते हो हमारे यहाँ भी सेम चीज़ देखने को मिली है। एक होते थे ब्राह्मिन्स, ठीक है? ऑल्दो ब्राह्मिन्स ये नीचे लिखा है पर ये होते ऊपर थे, ठीक है? ब्राह्मिन्स, क्षत्रिय, ठीक है? वैश्य एंड शूद्र। राइट? जिनके पास सुपीरियर नॉलेज होती थी, वो हो गए ब्राह्मिन्स, जो वॉरियर क्लास थी, ठीक है? रूलिंग क्लास थी, वो क्षत्रिय हो गया, जो ट्रेडिंग या बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, वो वैश्य हो गए एंड मैनुअल वर्क करने वाले शूद्र हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमें यूरोपियन सोसाइटी में भी सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती हैं। थोड़ा उनका तरीका अलग था, ठीक है ना? जो हम थॉमस पिकेटी बता भी रहे हैं। पर यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कई बार ना इन पर्टिकुलर यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी तो है किस तरह की, पर कई बार ना इस इनइक्वालिटी से भी हार्मनी भी आई है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऑब्वियसली हमेशा से ही लड़ते आ रहे हैं। ये लड़ाई वगैरह तो बाद में स्टार्ट हुई, पहले जैसे अगर आप स्पेशली अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हो, तो ऋग वैदिक सोसाइटी में भी ना हमें थोड़ा इनका स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो उस टाइम पर इनके बीच में उस तरह की इश्यूज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिले। इश्यूज़ कहीं न कहीं तब देखने को मिल जाते हैं जब ना
आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज नहीं हो पाती। समझ रहे हो? अगर कहीं ना कहीं आपके पास ना बिल्कुल आपकी चीजें स्टैटिक कर दी जाएं कि हाँ, आपको अब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही, जो मैं बात कर रहा था ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जब ये मिलनी खत्म हो जाती है, तब वहां पर दिक्कत आती है। अब आज के टाइम पे भी देखो, मॉडर्न इनइक्वालिटी है, आज के टाइम पे भी ना लोग इनइक्वल हैं, पर कहीं ना कहीं इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। क्यों जस्टिफाई कर देते हैं? क्योंकि सबके पास ना इक्वल एक्सेस है मार्केट का, सबके पास ऊपर बढ़ने का उतना ही चांस है। देखो, आप लोग भी जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप लोग सभी आईएएस बनना चाहते हो। अब आप हो ए पर्सन और एक है पर्सन बी, दोनों के पास बराबर मौका है। ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर आज के टाइम में फिर भी यार ना, अगर आप लोग मान लो छोटे किसान के बेटे हो या फिर ना एक पुअर फैमिली से भी आते हो, कहीं ना कहीं आप भी अपने हार्ड वर्क के साथ अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। इसी वजह से मॉडर्न इनइक्वालिटी को थोड़ा सा ना ठीक लोग भी मानते हैं कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करी गई है, एंड अगर जिसके पास पोटेंशियल होगा वो आगे जा सकता है। तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं हम। ठीक है, पर कहीं ना कहीं देखो फिर भी एक जो पॉइंट आता है कि मनी एज अ मास्टर, ठीक है, पैसा ही सबसे ऊपर वाली चीज होती है। रीजन बीइंग क्या है? अगर आप चाहे हिस्ट्री में जाके देख लो, तो जिनके पास पैसा था ना, वही आगे बढ़ पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो मनी ओनिंग क्लास थी, ऑल्दो काफी लोग इनको हेट करते हैं, इनको पसंद नहीं करते कि ये मनी लेंडर्स पैसे कमाते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो, चाहे आप वर्ल्ड वॉर के टाइम्स देख लो या पहले जो वॉर्स हुई थी, वहां पर क्या हुआ है? जिनके पास पैसा था उनका ही हमेशा कंट्रोल रहा है। ऑल्दो देखो, जो अब्राहम लिंकन थे, ठीक है, यूएस के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कोशिश क्या करी थी? उन्होंने देखो बोला था कि मनी ना हमारा मास्टर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? हमारा सर्वेंट होना चाहिए, जो कि सब लोगों की सेवा करे और डेमोक्रेसी को आगे लेकर जाए। ऐसा इनकी सोच थी। पर हुआ क्या? हुआ बिल्कुल इसके उल्ट, और अब्राहम लिंकन काफी गलत पाए गए एज पर द राइटर। हमें देखने को क्या मिला है? हमें देखने को मिला है जो मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, ठीक है ना, इनका कहीं ना कहीं मानना था कि जो मनी सप्लाई के रिगार्डिंग ये इनकी बातें थी, जो मॉनेटरिज्म को बोलते हैं, उसकी हमें जीत देखने को मिलती है। और जो जॉन मिनार्ड कीन्स, जो वेलफेयर प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, ठीक है ना, कीन्स के बारे में I'm very sure आप सभी ने सुना होगा, वो वेलफेयर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। और वो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आज के टाइम पर पीछे रह गया है। आज भी क्या है? पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। ये हमें चीज आज के टाइम पर भी देखने को मिलती है, राइट। इसके साथ ही साथ देखो, और भी यहाँ पे राइटर्स ने कुछ और इकोनॉमिक्स की भी बात करी है, जैसे मारियाना मजुकुटा, ठीक है, इन्होंने बात करी हुई है कि किस तरह से जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे अलग अलग बैंक होते हैं ना, इनका काम होना क्या चाहिए था? इनका काम होना चाहिए था कि इकोनॉमी को ना एक धक्का दें। मतलब मान लीजिए, जैसे मान लो हमारे किसान हैं, ठीक है ना, हमारे फार्मर्स हैं, अब बैंकों का काम क्या होना चाहिए था? इनको लोन दिया जाए या इनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी करी जाए, ताकि ये डेवलप हो पाए और हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। काम तो सोचा गया था कि ये हो, पर हुआ क्या है? ये बैंकों ने ना ये लोन का सिस्टम या फिर ये अलग अलग चीजें जो भी कहीं ना कहीं कह लो, ये अपने प्रॉफिट के लिए करने लग गए हैं। ये इनका रोल नहीं सोचा गया था। काम करने करने लग गए किसके लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। अब होगा क्या जब अपने प्रॉफिट के लिए कर लेंगे? तो वही सेम चीज, अमीर और अमीर होता रहेगा, और जो हमारे किसान भाई हैं ये क्या होते रहेंगे? गरीब और गरीब होता रहेगा। उसकी वजह से होगा क्या? इनइक्वालिटी बढ़ती रहेगी। और देखो, इनइक्वालिटी बढ़ने का एक और भी रीजन है क्या? कि देखो, जो रूल्स हैं, जो हमारी अलग अलग पॉलिसीज हैं, ये कौन बना रहा है? ये अमीर लोग ही बना रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी ना देखो, काफी अमीर लोगों का हस्तक्षेप होता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अपने हिसाब से सेट करते रहते हैं। तो वही सेम चीज हो रही है। जो बिजनेसमैन है, या फिर जिसको कार्ल मार्क्स ने एक तरह से, अगर आप कार्ल मार्क्स को जानते हो, मतलब पढ़ा हुआ है आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो बुर्जुआ क्लास जो है, जो कि ठीक है ना इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, वो और ऊपर जाती रहेगी, एज इन जो ओनर्स हैं, ठीक है ना। तो वो एक तरह से जो सिस्टम होता है ना हैव्स एंड हैव नॉट्स का, उसकी तरफ हम कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे अगर इस तरह सिचुएशन होगी, क्योंकि इनके पास और पैसा आता रहेगा, इनके पास पैसे की कमी होती रहेगी। ऊपर से देख लो, ठीक है ना, अगर फॉर्मल जॉब्स होती हैं वो थोड़ा अच्छी बात होती है। हमने फॉर्मलाइजेशन आई थिंक कर लिया, उसके पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो फॉर्मल जॉब्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, या फिर ना, पर सोशल सिक्योरिटी वगैरह जैसी चीजें होती हैं। पर जानते हो आप, इंडिया में तो इनफॉर्मल लेबर ही बहुत ज्यादा है। तो वो भी एक तरह से इश्यूज क्रिएट कर रहा है कि इस तरह से वर्क करने के अंदर। तो जरूरी क्या है? देखो, जरूरत मतलब चलो है ही है, बट एक चीज और भी देखो, जैसे वो क्या है कि इंडिया की ना, हम अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है, 6%, 7%, 8%, इस तरह के नंबर हम अक्सर आते रहते हैं आपके सामने। पर जीडीपी बढ़ रही है, क्या जीडीपी के साथ साथ
हमारे जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं, कितना लोगों को रोजगार मिला, क्या वो भी इसी नंबर से बढ़ रहा है? द आंसर इज नो। मतलब ना, वो जो अगर आप देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी की, इसको ना टेक्निकल टर्म में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बोलते हैं। किसको? कि जीडीपी जितनी तेजी से बढ़े, क्या एम्प्लॉयमेंट भी उस हिसाब से बढ़ रहा है? ये चीज चेक करते हैं इसके थ्रू। तो इंडिया में ये चीज की कमी है, और जब इस तरह से हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कमी आएगी, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पॉलिटिकल मुद्दे देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमें देखने को मिल भी रहा है, राइट? तो ये ना कहीं राइटर का यही मानना था इसके अंदर, कि हमें ना रिफॉर्म्स करने होंगे अपनी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। अगर इस इकोनॉमिक सिस्टम को हमने कर दिया, ठीक है ना, चेंजेस, तो डेफिनेटली हम उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो फोकस ना हमारा, चलो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है, कोई गलत चीज नहीं है, पर फोकस ना हमारा ईज ऑफ लिविंग के ऊपर होना चाहिए। और देखो, ये राइटर ने तो चलो बात बोली ही बोली है, ये दरअसल में ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार ये बात बोली थी, तो उन्हीं के ये वर्ड्स हैं कि हमें आम लोगों की जिंदगी को, और ऐसा कह लीजिए उनकी जिंदगी में और बेहतर करना, उनकी जिंदगी का रहने का जो तरीका है, या फिर रहने की जो शांति है, मतलब शांति नहीं बोलूंगा, उनकी ईज जो होती है, ठीक है ना, एक सहूलियत देनी है रहने के अंदर। इवन इकोनॉमिक सर्वे ने भी ईज ऑफ लिविंग के कॉरस्पॉन्डिंग काफी बार ना जिक्र किया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी। तो ये चीज ईज ऑफ लिविंग, जब तक जो हमारी गवर्नेंस है उसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बने। यही चीज अगर हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करें और इसकी तरफ अचीव करने की कोशिश करें, यही ना हमारी अलग अलग जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। तो यही आपको आई होप कि आपको ना समझ आया होगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। एंड इवन ना देखो, ये सारे सब्जेक्ट्स ही ना आपस में बहुत ही इंटर रिलेटेड है, अगर आपने थोड़ा ढंग से चीजें पढ़ने की कोशिश करी है। देखो, हमने हिस्ट्री का भी जिक्र किया आज ना, ये ऋग्वेद की जिक्र भी किया हमने किस तरह से। तो यही सारी अप्रोचेस ना आपको अपने मेंस के अंदर भी ना कहीं झलकाने की कोशिश करनी है। जितने आंसर्स आपके मल्टी डायमेंशनल मल्टीपल एस्पेक्ट्स ले पाओगे, उतने ही बेहतर मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो बात कर रहा है वेयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और ये एजुकेशन से एक्चुअल में रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसलिए आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए, बात करते हैं हमारे एचडीआई इंडेक्स की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया ने देखो, अगर आप ना पिछले 4-5 साल का कहीं ना कहीं डेटा देख रहे हो ना, तो इंडिया का रैंक ना इसी के आसपास ही रहा है। कभी इंडिया 129 होता है, कभी 130, कभी 131, कभी 132, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है ना। ज्यादा हमारे यहाँ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। ऑल दो नंबर्स के अंदर देखे ना, थोड़ा इंडिया इंप्रूव कर रहा था। हम जैसे देखो भी, जैसे 2020 तक हमारा 0.645 था, पर 2021 में एक तरह का हमारे क्या आया, ड्रॉप आया, ठीक है ना। ये आप जानते हो एचडीआई की रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनडीपी, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई, उसमें इंडिया की एक डिक्लाइन देखने को मिली, चाहे वो नंबर्स के अंदर हो, क्योंकि 2020 में हमारी रैंक क्या थी, 131, अब क्या हो गई है 2021 में 132। ऊपर से एक्चुअल नंबर्स भी वो हमारे कमी देखने को मिली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ हो गया, हमारे एजुकेशन, इनकम्स, ये सारी चीजों ने इम्पैक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर ना राइटर ने फोकस किसके ऊपर किया है? राइटर बात कर रहे हैं एजुकेशन की, कि एजुकेशन के रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, हमेशा मैं आपसे ये भी डिस्कस करता हूँ कि अगर ना एक किसी चीज की फाउंडेशन, यानी कि एक बिल्डिंग की अगर नींव अच्छी होगी ना, तो बिल्डिंग बहुत अच्छे से प्रॉस्पर कर पाएगी। अब जो हमारे बच्चे हैं ना, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज भी ट्रू होती है। किस तरह से? अगर मान लो ना इनका, जैसे मैंने एक बार पहले भी आपके पास 1000 डेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कि बच्चों के पहले 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह से जैसे ना ये स्कूल में जाते हैं, तो स्टार्टिंग में ये क्या पढ़ते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, क्या उनकी अप्रोच रहती है। कई बार आपने देखा होगा ना कि छोटा बच्चा एक अचानक से ही ना बहुत ही शाइनिंग निकल के आता है, बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें करता है। फिर हो सकता है वो अपनी लाइफ के अंदर भी बहुत अच्छा कर पाए, ठीक है ना? तो जो स्टार्टिंग फेज़ होता है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही वही हमें फ़ोकस करना है। जैसे यहाँ पर देखो, एक हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने भी बोला था नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखो, जो मैथमेटिक्स होता है, बिल्कुल उसकी बेसिक नॉलेज, जो नंबर्स के रिगार्डिंग नॉलेज होती है, अगर एक बार बच्चा देखो उसमें अच्छा हो गया, तो डेफिनेटली ओवर द लाइफ ना उसमें बहुत अच्छा होता रहता है। उसी तरह से लिटरेसी के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो हमें फोकस इन चीज़ों पे करना है। हमारी एनईपी ने ये टारगेट भी एक तरह से बनाया हुआ है कि 2025 तक हमें इस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज करनी है। टीचर्स, जो हमारे टीचर्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। आप जानते हो जीएस पेपर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक टॉपिक भी है, रोल ऑफ टीचर्स या रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो टीचर्स का भी रोल ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। एक तरह के ना जो मॉड्यूल्स हैं, उनको इस तरह से बनाया जाए, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल्स,
एक तरह से प्ले बेस्ड, कि बच्चे खेलते-खेलते ना नई-नई चीज़ें सीखें। आजकल आप जानते हो मार्केट के अंदर नई-नई गेम्स आ रही हैं, वो गेम्स भी हैं और बच्चों को कुछ नई चीज़ें सिखा भी रही हैं। तो ये सारी अप्रोच ना बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं आने वाले टाइम्स के अंदर। तो देखो बात करें कि हमने ना कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ना राइटर ने कुछ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव दिया हुआ है कि क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे राइटर ने बात करी है कि राजस्थान के शिक्षा कार्मी प्रोजेक्ट की। यहाँ पर देखो टीचर का एब्सेंटिज़्म, मतलब टीचर ना स्कूल वगैरह नहीं आते थे। जैसे कई बार हो गया ना कि कोई दूर पड़ रहा है विलेज, वहाँ पे टीचर एब्सेंट रह रहा है बार-बार, बार-बार। तो ब नुकसान किसका था? बच्चों का। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लोकल कम्युनिटी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने वहाँ के लोकल पर्सन जो उस रिमोट विलेज के बिलॉन्ग करते थे, उन्हीं को ही ट्रेन किया। उन्हीं के बेसिस पे अच्छे टीचर्स क्रिएट करने की कोशिश करी। तो एक ये प्रैक्टिस कहीं न कहीं थी। पर इसके बाद ना हम ये चीज़ कहीं न कहीं कंटिन्यू ज़्यादा नहीं हो पाई। बट उसी तरह बिहार का एजुकेशन प्रोजेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी इन्होंने अपने उजाला मॉड्यूल्स करे, जहाँ पर टीचर्स को एक तरह से ट्रेनिंग दी गई। तो इस तरह से ना हमारे पास बहुत अलग-अलग स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। या फिर आप राजस्थान के, इन्होंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ठीक है? लोक जुम्बिश हो गया, एक पीपल्स मूवमेंट, इसका नाम ही इस तरह से है कि लोगों ने ही, जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उन्होंने ही एक तरह से काम किया इस डायरेक्शन के अंदर। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर थोड़ा टीचर्स जाने से डरते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे राइटर ने एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं। और इवन देखो जो एजुकेशन है ना, वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोला हुआ है। बाद में हमने आर्टिकल 21 ए भी लेकर आए, जिसके अंदर एक तरह से इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है? उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस था। ठीक है? तो एक तरह से ना काम तो किया है, बट कुछ हद तक हमें इनर्शिया भी देखने को मिलता है। इनर्शिया मतलब एक तरह से ना इस चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक तरह से अगर सामने से कोई रेजिस्टेंस आए, कोई सामने वाला बंदा रोके, तो जैसे डायरेक्टरेट्स हो गया, ठीक है ना? वो इसमें एक तरह से वो नहीं हुआ, पार्टिसिपेशन देखने को मिला कि पार्टिसिपेशन सभी का नहीं हुआ है। कुछ काम तो हुआ है, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ों ने इसको रोका भी है। ठीक है? जैसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है ना? एसएसए, इसने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है? हमारे यहाँ पे ना जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यूनिफ़ॉर्म्स हो गया, तो इस तरह की बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स इन्होंने करी हुई हैं। पर क्लासरूम के अंदर किस तरह से इनको पढ़ाया जाए, प्रोसेस हो गया, वो रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हमें आज भी देखने को मिले हैं। तो दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यहाँ पर है कि अच्छे टीचर्स आएँगे कैसे? ठीक है ना? अच्छे टीचर्स को किस तरह से रिक्रूट किया जाए, किस तरह से इंश्योर किया जाए कि वो जो टीचर का एब्सेंटिज़्म है, कई जगह पे हमें तो देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें ना हो। अब आप जानते हो देखो फ्यूचर कहीं न कहीं हमारे क्लासरूम्स पे ही डिपेंडेंट करता है। इवन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही बोला हुआ है कि द फ्यूचर ऑफ कंट्री इज़ शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। जो इंडिया का भविष्य है, वो इंडिया के क्लासरूम से ही बनेगा। तो क्लासरूम को बनाएगा कौन? वहाँ के टीचर्स। तो इनके रिगार्डिंग ना कुछ अच्छा काम करने की ज़रूरत है, ताकि अच्छे टीचर्स हमारे पास आ पाएँ और वो इस डायरेक्शन में अच्छे से काम कर पाएँ। यहाँ पर देखो पंचायत का रोल हो गया, ठीक है ना? वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो गया जाता है, ठीक है? तो इंश्योर करने की ज़रूरत क्या है कि एक प्रॉपर फंडिंग हो, ठीक है? जो टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं, अलग-अलग जगह पे वो ना हो। ऊपर से ना ये नॉन टीचिंग टास्क में कम इन्वॉल्व हों। देखो, होता पता क्या है, जैसे एक टीचर है, अब एक टीचर को ना अक्सर कई बार बता दिया जाता है कि आपको इलेक्शन में ड्यूटी करनी है। कई बार इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में बिज़ी रखते हैं। ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ इस तरह से ना काम बहुत सारे टीचर को आते रहते हैं। और इस वजह से वो कई बार क्या हो जाता है, वो इन कामों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि जो टीचिंग वाला काम है, जो कि उसका कोर फंक्शन था, उसको पीछे छोड़ दिया और बाकी कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पर राइटर ये बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ना हमें काम करने की ज़रूरत है, इनको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे पंचायत है, कम्युनिटी कलेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पे पंचायत की ज़्यादा बात करिए कि पंचायत और लोकल कम्युनिटी किस तरह से इम्पोर्टेंट काम कर सकती है। एक तरह से अगर हम डिसेंट्रलाइज़ फंड दें, ठीक है ना? वहीं के जो स्कूल्स हैं, कम्युनिटी की अच्छी ओवरसाइट हो, वो देखें कि टीचर्स कैसा काम कर रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स, क्या बच्चों को अगर पढ़ाया जा रहा है, उसकी बेसिस पे वो सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें देखने की डेफ़िनेटली ज़रूरत है। और कम्युनिटीज़ को अगर हम पावर देंगे, लोकल एरियाज़ को पावर देंगे, वो काम कर सकते हैं। हमारे देखो कुछ इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेडेड टीचर होलिस्टिक असेसमेंट। तो टीचर्स को डेवलपमेंट के लिए हमने इस तरह की चीज़ें भी करी हुई हैं। पर गवर्नेंस हमारी अच्छी ना होने की वजह से ये कंप्लीटली हमारे पूरे लेवल तक इसके जो रिजल्ट्स दिखने को मिलने चाहिए थे, वो नहीं हमें मिले। उसी तरह से एक एनजीओ है प्रथम नाम से, ठीक है ना? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफ़ी इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स निकल आती है, जैसे एसर रिपोर्ट आती है इनकी। तो इन्हीं का एक कैंपेन है, रीड इंडिया कैंपेन हो गया। अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन है, इनका भी मतलब एक तरह से अलग-अलग कैंपेन्स चलते हैं कि किस तरह से हम क्या काम कर सकते हैं। पर कहीं न कहीं अगर पुअर गवर्नेंस होगी, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं हमारे जो एफर्ट्स थे,
वो आधे अधूरे ही रह जाएंगे। अब यहाँ पर ना एक काम आ सकता है, दैट इज टेक्नोलॉजी। बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने काम किया है। जैसे संपर्क फाउंडेशन ने ना एक तरह का, देखिए, टीवी बनाने की कोशिश करी है, जिससे क्या होगा, टीचर्स को किस तरह से लेसन्स बनाने हैं, क्या नई नई वीडियोस बनानी है, कुछ ऐसी वीडियोस होती है ना जो थोड़ा बच्चों को अट्रैक्ट करें, उनके साथ उनको एंगेज भी रखें पढ़ाई के अंदर, पर साथ ही साथ वो सीखें भी साथ ही साथ, ठीक है ना। तो उस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने में हेल्पफुल मिलती है, थोड़ा बच्चों को भी अच्छा लगता है एंड वो नया नया चीजें सीखते भी रहते हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स अगर आएंगे, डेफिनेटली टीचर्स की एक तो कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, टीचर भी नई नई चीजें से लेकर आएंगे, और स्टूडेंट्स या फिर जो हम बात कर रहे थे लर्निंग आउटकम्स की, तो वो सारी चीजें भी हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। ऑल तो देखो टेक्नोलॉजी के भी कुछ इश्यूज हैं, बट ठीक है, उनको हम अगर हम वर्क करें तो उनके ऊपर डेफिनेटली हम ये चीजें इंश्योर कर सकते हैं। तो देखो, अगर इंडिया को ना, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, इंडिया का फ्यूचर यहीं बसा हुआ है इन क्लासरूम्स के अंदर ही। और उनका किस तरह से, उनके नंबर्स, उनकी फाउंडेशन लिटरेसी, तो अगर फाउंडेशन को अच्छी कर दिया इनके रिगार्डिंग, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने कर दी, तो डेफिनेटली जो हमारे कहीं ना कहीं विजन है फ्यूचर के अंदर हमारे चिल्ड्रन का, या फिर हमारे इंडिया का जो फ्यूचर है, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। हम बात करते रहते हैं ना अमृत काल की, कि 2047 तक हमें क्या क्या चीजें अचीव करनी है, वो तभी अचीव हो पाएंगी जब इन पर्टिकुलर चिल्ड्रन को हम सही डायरेक्शन में लेकर जा पाएंगे। तो यहाँ रोल लोगों का है, पंचायत का है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का है, और प्रधानमंत्री का भी है। कहने का मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सबका रोल कहीं ना कहीं बनता है कि इस डायरेक्शन को हम सही, पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में लेके जाएं, ताकि हमारी इंडिया काफी अच्छे से सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर पाए। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। दोस्तों, हमारा जो अगला एडिटोरियल है वो है टेलीविजन चैनल्स के कॉरस्पॉन्डिंग गाइडलाइन से संबंधित। देखिए, थोड़ा सा इसको मैं, आप ना जीएस पेपर 2 के साथ रिलेट कर सकते हो, पर एक्चुअल में हुआ क्या है, अभी गवर्नमेंट ने ना नई गाइडलाइंस लाने की बात चल रही है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये अप लिंकिंग डाउन लिंकिंग होता क्या है। देखो, इसका टेलीकम्युनिकेशन से संबंध है, समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो आप ग्राउंड पर हो, ठीक है सर, एक होती है सैटेलाइट ऊपर, बिल्कुल होती है सर। तो सैटेलाइट से ग्राउंड के साथ कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डाउन लिंक। जब क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट से ग्राउंड की तरफ। जब इसके उल्टा कम्युनिकेशन होता है, बेसिकली ग्राउंड से सैटेलाइट की तरफ, तो ये क्या है, ऊपर वाली तरफ ना, इसको बोल देते हैं अपलिंक। अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो हम इसको टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दोनों साइड पे कम्युनिकेशन। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ गाइडलाइंस निकाली गई हैं, ठीक है ना, कि कैसे इसको इंप्रूव करें, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इंडिया क्या कर सकता है, ये सारी बातें। पर उसमें एक मुद्दा आ जाता है कंटेंट का, समझाता हूं कैसे। देखो, वही पॉइंट है कि किस तरह से इंडिया ने गाइडलाइंस, हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात कर रही है। यहाँ पर देखो, एक चीज आप नोटिस करो तो, ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है, अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग। अब इसमें ना बहुत सारी गाइडलाइंस है, पर इसमें एक चीज पता क्या है, एक चीज ये है कि देखो, ये जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है, ये किसके थ्रू होता है, आपके एयर वेव्स और अलग अलग तरह की जो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, आप सभी समझते हो कि ये जो ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, कम्युनिकेशन डेटा का, इसके थ्रू होता है। अब ये एक चीज नोटिस करो, एयर वेव फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये हम सबकी है, दिस इज व्हाट, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, जो अलग अलग, कोई भी टीवी चैनल की बात कर लो, मान लो न्यूज चैनल है या कोई भी टीवी चैनल है, वो इन सभी चीजों को यूज करते हैं, इन एयर वेव्स को, इन फ्रीक्वेंसीज को, बिल्कुल। तो देखो, ये टीवी चैनल लोगों की प्रॉपर्टी, मतलब हम सबकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो अगर ये इनको यूज कर रहे हैं ना, तो इनको चलो पैसे तो वो देते ही हैं, दैट इज ओके, जो टीवी चैनल उन्होंने कुछ फी वगैरह दे रखी है। पर इसके अलावा इसको ना, ये एयर वेव्स को, फ्रीक्वेंसी को, इनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। समझ आया। एयर वेव और फ्रीक्वेंसी किसकी है, हम सभी की है ना। तो अगर टीवी चैनल इनको यूज कर रहे हैं, तो चलो पैसे तो देने ही है उनको, फीस, पर उसके अलावा सोसाइटी का वेलफेयर भी इंश्योर करना है। अब टीवी चैनल सोसाइटी का वेलफेयर कैसे इंश्योर करेंगे, अपने टीवी के ऊपर कुछ कंटेंट डाल के, मतलब इनको ना कुछ प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। किस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम जो सोसाइटी का वेलफेयर करें। वो क्या हो सकता है, जैसे एजुकेशन को कैसे स्प्रेड करना हो, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम, कुछ डिस्कशन, कुछ भी कोई चीज हो सकती है। एग्रीकल्चर हो गया, वुमेन हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी, काफी सारे तो हम ये सारी चीजें यूपीएससी में पढ़ते भी हैं। इन्वायरमेंट हो गया, इस तरह की बातें। तो ये सारी बातें अगर सोचो आप, टीवी चैनल अपने अपने टीवी के ऊपर कुछ देर के लिए, जिसको हाफ एन आवर जनरली बोला गया है, कि आधे घंटे के लिए मान लीजिए हर रोज ये करेंगे, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा। इन चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी कि एजुकेशन कैसे हो सकती है, लिटरेसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमारा नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है,
देश के लिए जो प्यार है वो बढ़ेगा लोगों का। तो यही गाइडलाइंस के अंदर ना एक पार्ट उसका ये बोलता है कि जो टीवी चैनल्स हैं सब उनको अपने पर्टिकुलर चैनल के ऊपर कम से कम डेली 30 मिनट के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग या सोशल वेलफेयर के कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट डालना है, जो कि इनमें से किसी भी थीम के रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, देखो आप भी जानते हो इंडिया में आजकल टाइम टाइम में ना, या आजकल के क्या काफी टाइम से बेसिकली डिविजन्स कुछ हद तक देखने को मिलती है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आपस में डिविजन्स बढ़ रही हैं। तो अगर लोगों के बीच में इन सभी चीज़ों का स्प्रेड होगा, तो डेफ़िनेटली हमारी कंट्री नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेगी। बहुत अच्छी खासी अवेयरनेस आ सकती है। देखो इवन देखो जो फ़िक्की वगैरह है, इनकी रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि फ्यूचर के आने वाले टाइम के अंदर होगा क्या, ये टीवी कंटेंट या इन जनरल अगर सब्सक्रिप्शंस की बात करें, काफ़ी बढ़ेगी। तो सबसे बढ़िया माध्यम बन जाता है अगर सोसाइटी में कुछ डिविजन्स भी हैं, उनको हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें इन थीम से कॉरस्पॉन्डिंग, तो डेफिनेटली हम एक सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन, सोसाइटी के अंदर एक आपस में मेल जोल का भाव हम डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। पर राइटर का ये मानना है कि देखो कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेंट किस तरह से होगा, कैसे इसके अंदर, देखो हमने चलो पॉइंट तो बोल दिया, पर कुछ जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है ना, उनको कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार मान लो स्पोर्ट्स चैनल है, अब स्पोर्ट्स चैनल इसको कैसे करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं कि स्पोर्ट्स चैनल कैसे कर सकते हैं, या फिर कुछ चीजें लाइव चलती हैं, कुछ कुछ बड़े इवेंट्स लाइव चलते हैं, तो वहां पर कैसे करना है, तो एग्जैक्ट मॉडलिटीज अभी हमारे सामने आनी बाकी है, ये सिर्फ अभी गाइडलाइंस है। दूसरा कई बार इशू ये भी उठ सकता है कि हो सकता है गवर्नमेंट ना अननेसेसरीली इन टीवी चैनल्स को कंट्रोल कर ले। ठीक है ना, देखो एक तरह की गाइडलाइंस दी जा रही है टीवी चैनल्स को, डेफिनेटली मुद्दे सारे अच्छे हैं कि वुमेन को एम्पावरमेंट हो गया, लिटरेसी कैसे बढ़ानी है, हेल्थ हो गया, एनवायरमेंट, डेफिनेटली गुड थिंग्स। पर कहीं ना कहीं आप ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट वहां की मीडिया को कंट्रोल करने लग जाए, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंटेंट दिखाना अच्छी बात है, ये सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, बट किस तरह से रन होगा, क्या उनके फीचर्स होंगे, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया किस डायरेक्शन में मूव करता है। इसके साथ ही देखो इन गाइडलाइंस के अंदर और भी चीजें बात करेंगे, जैसे इंडिया को ना टेलीपोर्ट हब बनाने की बात करी गई है। देखो इंडिया चाहता है कि इंडिया और डेवलप्ड हो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस वैल्यू चेन के अंदर और पार्टिसिपेट करे। हमने इनफैक्ट ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई भी इसके अंदर बढ़ा दिया है। जो डीटीएच होते हैं ना, डायरेक्ट टू होम हो गया, मोबाइल टीवी हो गया, यहाँ पर पहले एफडीआई कम होता था, पर अब हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर भी 74% एफडीआई कर दिया। तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग बाहर से पैसा आ रहा है, तो वो चीज हम उसको डेफिनेटली एक तरह से हम टेलीपोर्ट के हब बने उसकी तरफ वर्क करने की कोशिश करी जा रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि अब आपको ना अगर किसी चीज का लाइव टेलीकास्ट करना है, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, बस प्रायर एक तरह की रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके बाद आप लाइव टेलीकास्ट कर सकते हो। तो इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं डेफिनेटली वो बेनिफिशियल हो सकती हैं, पर हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि जो गाइडलाइंस आई हैं इनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, जो प्रैक्टिकल इश्यूज या फिर जो मोडालिटीज हैं इसके रिगार्डिंग कंसर्न है, उनको कैसे टैकल करना है, दोज विल डिसाइड कि हम इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस को किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। तो आई होप आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।